माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे ही ये वीडियो मैंने डाली कि 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, आपके काफ़ी सारे मैसेज आए कि मैं नर्वस हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, स्टडी प्लान बताइए, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत से बच्चे हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, यहीं यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं ये जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एक स्टडी प्लान देने की भी जो है कोशिश इसमें रहेगी। और ये बात भी बताना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं जिसको नर्वसनेस हो रही है, प्रेशर हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ में सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं जो जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहा है, किसी के सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लफड़े हैं। हाँ, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर जो हैं इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने केवल वो प्रॉपर इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो उनके कॉलेज बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर कॉलेज बढ़िया होते तो साथ में असाइनमेंट्स होते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ से नुकसान झेला है, तब जाके यहाँ अच्छी पढ़ाई करके अच्छा कॉलेज लेना चाह रहे हैं, है ना। तो मामला सबकी अपनी अपनी जगह जो है इक्वल है। तो वो टेंशन आप मत लीजिए कि मैं पीछे ना चला जाऊं या वो ऐसे हो जाए, ये हो जाए, बहुत तरह की बातें आती है। उन सब बातों की जो है गठरी बना के साइड में रख दीजिए। एक ही चीज़ पर फोकस होना चाहिए, बगुले जैसा जो आपको जो है फोकस रखना पड़ेगा, और गधे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। गधे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कितनी मेहनत कर दे रहा है, ठीक है, और बगुला एकदम ध्यान से एक ही जगह पे टिक टिकी लगा के जो है बैठा रहता है अपने शिकार के लिए। तो बगुले के ध्यान को और गधे की मेहनत को कंबाइन करके आपने 14 डेज निकाल लिए ना, नेक्स्ट तो हो जाएगा आपका बेड़ा पार, ठीक है। तो फिलहाल पहली चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। पैनिकनेस, प्रेशर, सब कुछ मतलब ये कह सकता हूँ कि सबके साथ ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इस भंवर में, तो आप अकेले नहीं हैं। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या करना है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमें तो सुबह कब उठना है, कब सोना है, यही सब बता दो। तो मैं ये सब नहीं बताना चाहता हूँ, फिर भी जानना चाहते हैं तो आपके लिए लिखा हुआ है। यानी कि आप सुबह अगर मॉर्निंग में उठ जाते हैं जल्दी, तो 5 बजे उठेंगे तो 5:30 से स्टडी कर सकते हैं। अब किसी की आदत नहीं है, वो बेचारा पहले से ही हमेशा 7:30 ही उठता है, तो अचानक से 5:30 उठाओगे तो पूरे दिन भर नींद आएगी। कोई मतलब नहीं है लास्ट टाइम पे एक्सपेरिमेंट करने का। तो आपका जो प्लान है, आपकी जो शेड्यूल है, उसी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 बजे उठ रहे हैं तो ये बात गलत है, इससे चीज़ें खराब हो सकती है। आप रात को आप 10 बजे सो गए थे, अब आप 9 बजे उठ रहे हैं, तो नींद में यार आप टाइम खराब करोगे ना लास्ट समय में, तो फिर आपके जो स्टडी ओवर्स है वो कम निकल के आएंगे। तो ऐसी चीज़ है। तो ये मत सोचिए कि नहीं नहीं मेरे को तो 10 घंटे की नींद चाहिए, उसके बिना तो मैं काम ही नहीं कर पाता, ये गलत है। 8 घंटे की नींद से भी जो है आप प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। तो अपने आप को लास्ट टाइम पे सुधार लीजिए। हाँ, अगर आप पहले से ही जो है रात को 11 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, आपका प्लानिंग ठीक है, बिना मतलब की नींद में आप समय खराब नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हाँ, एक चीज़ ये आप देख सकते हैं कि नाइट के समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में है, इवनिंग में एग्ज़ाम है, टेस्ट सीरीज जो है आप इवनिंग के टाइम में यानी कि 4:30 के आसपास जो है आप लगाएंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपकी जो सर्केडियन रिदम है उस तरीके से जो है आपकी तैयार हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज का टाइम जो है आप 4:30 के आसपास का रख सकते हैं। रिवीजन के लिए आप जो है नाइट का समय रख सकते हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जब हम पढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक्स जो हमें पढ़ने होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, तो वो जो आप अर्ली मॉर्निंग जो है आप कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका नई चीज़ें याद करने में, सुबह याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाती है। तो एक साइंटिफिक प्लान बन जाता है कि यस, रिवीजन का टाइम जो मैं है नाइट में रखूंगा, टेस्ट सीरीज का टाइम जो मैं है इवनिंग में रखूंगा, जो नए चीज़ें मुझे अभी भी पढ़ने रह गई है, कुछ जो नोट्स मेरे को पढ़ने रह गए हैं, वो मैं अर्ली मॉर्निंग में कंप्लीट करूंगा। तो ये आपका प्लान हो सकता है। बाकी आपका प्लान आपके शेड्यूल के हिसाब से डिपेंड करता है, तो आप खुद अपना प्लान बनाइए। 2-3 ऐसी बातें जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि पहले तो रिवीजन करनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे जो आपने अभी तक पढ़ा, तो फिर जो आपने पीछे मेहनत की थी वो आप खराब करके जा रहे हैं। तो रिवीजन इज द की।
रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो करनी करनी है, प्लस जो आपने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखो एग्जाम तो हर कोई देगा, हर किसी के मार्क्स आएंगे, लेकिन मामला यहाँ मेरिट का है ना, किसके कितने मार्क्स आते हैं उस चीज पर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे बच्चे कट ऑफ पे क्वेश्चन पूछ के टाइम खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना कट ऑफ पे क्वेश्चन पूछने का। अगर 5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो 20 मार्क्स के हो जाते हैं, कट ऑफ 20 नंबर ऊपर चली जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ तो फिर मामला अलग रहेगा। पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ हाई रहेगी, पेपर टफ आ गया तो पेपर मतलब जो आपकी कट ऑफ है काफी नीचे चली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 300 मार्क्स का आपका पेपर है, मान लीजिए क्या है ही, तो उसमें से आप 200 मार्क्स कह सकते हैं कि ठीक है, एक अच्छे कैंडिडेट के मार्क्स होंगे, मतलब 200 मार्क्स बेकार नहीं है, काफी बढ़िया मार्क्स है। ठीक है, लेकिन पेपर अगर काफी इजी है तो वही आईएमसी के अंदर ईजे की जो दिल्ली कैंपस है कट ऑफ 230 चली जाएगी। पेपर बहुत ही ज्यादा टफ दे दिया तो ये वही चीज है कि 190 आ जाएगी। क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, पेपर भी इजी आ गया प्लस 5 क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो गए, तो यही जो कट ऑफ है 250 भी चली जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द पेपर। हाँ, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा, उस पेपर के होने के बाद जब रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी और हमारे पास जब पेपर आएगा, तब जो है प्रेडिक्शन का मतलब है। आप देखिए मैंने जो यूट्यूब पर अपने कट ऑफ की वीडियोस डाले हैं वो उसी समय डाले हैं जब आपका पेपर हो गया, और पेपर होने के बाद में जो है मैंने उस पेपर को डिजिटलाइज किया है और बच्चों से उनके स्कोर के बारे में पूछा है कि आपके स्कोर इसके बेसिस पे कितने आ रहे हैं, तब जाके जो है कट ऑफ का सही प्रोडिक्शन या अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगता है। एग्जाम भी नहीं हुआ उससे पहले कट ऑफ की बातें करने का मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना भी और अपने टीचर का भी। ठीक है, तो उस जंजाल में मत उलझिए, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। अपना फोकस बगुले जैसा रखो, पेपर आया है ना जो पिछले सालों में, उसको पढ़ो, उसके बेसिस पे जो टॉपिक्स है उसको रेडी करो, नहीं तो जो स्कोर ही खराब हो जाएगा तो कट ऑफ का करोगे क्या। ठीक है, तो आपको लास्ट समय में रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कट ऑफ वट ऑफ की बातें अभी नहीं करनी है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है ये सब बातें भी एग्जाम के बाद में करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। किसी का फॉर्म वगैरह भरना है तो भी एग्जाम के बाद भर सकते हो, कोई भी अभी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसकी लास्ट डेट 14 मार्च हो। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि जामिया हो, आईपीयू हो, चाहे वो जेवियर्स हो, सबके जो है फॉर्म्स आपके मार्च एंडिंग तक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो किसी का फॉर्म भरना हो, ये सब एक्टिविटीज भी आप बाद में कर लेना। स्मार्ट वर्क करो ना, जो काम बाद में हो सकता है उसको अभी क्यों करना है, अभी केवल नेक्स्ट 14 डेज में पढ़ाई करो। ठीक है, और प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करो, यानी कि मीडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं तो मीडिया हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन एक भी नहीं आया है तो नहीं पढ़ना, पिछले 2 सालों में नहीं आया, पिछले साल के दोनों पेपर में नहीं आया, उसके पिछले साल भी नहीं आया, तो मीडिया हिस्ट्री क्यों पढ़नी है? वेस्ट ऑफ टाइम है लास्ट समय में। बढ़िया बात है कि मीडिया हिस्ट्री आपको आती है तो आप रिवीजन करके जाएं तो ये ठीक बात है, लेकिन आपने कभी जिंदगी में मीडिया हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं और अब आप कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने के लिए बैठूंगा। तो महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर आप पढ़िए तो फायदा है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ लिया, 2-4 टॉपिक्स आपने हिस्ट्री के पढ़ लिए, लेकिन पूरी हिस्ट्री की मोटी सी बुक लेके आते हैं, लुसेंट से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जिस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए ना उसको मत लो लास्ट में, बिल्कुल उसको छोड़ के चले जा सकते हैं आप, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आपकी बनेगी अलग अलग टॉपिक से। कैसे? जैसे मीडिया हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन है, मीडिया कॉन्सेप्चुअल पार्ट से है। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी ज्यादा पढ़नी है कि पब्लिक रिलेशन की थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, इसको भी जो आप प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? वो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 14 डेज में आपको रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैंने स्टडी प्लान आपके लिए दिया है कि जैसे मैंने कहा कि रिवीजन का टाइम आप नाइट में रखिए, टेस्ट सीरीज का टाइम जो है आप इवनिंग में रखिए, तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ये दे देता हूँ, 2 पेज में निकाल लीजिए। ये फर्स्ट वीक का हो गया, एक सेकेंड वीक का, 2 ही वीक है हमारे पास। तो 2 वीक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप जो है करने वाले हैं उसका एक प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़िए। ठीक है, उसको आप निकाल के जो है लिखिए, लिख के आप अपना फिक्स कर लीजिए कि मेरे को लास्ट टाइम में ये सब चीज़ें जो है करनी है। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न से क्वेश्चन आता है तो भारत रत्न अवार्ड्स की थोड़ी सी मैं लिस्ट देखूंगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की लिस्ट देखूंगा, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट समय के लिए फिक्स करके रखिए। मतलब यहाँ लिख लीजिए कि इस समय जो सैटरडे रहेगा मैं उस दिन जो है भारत रत्न अवार्ड की जो है लिस्ट याद करूंगा,
पुलित्जर प्राइजेस, मतलब अवार्ड्स की जो लिस्ट है इस समय मैं इस दिन रिवाइज करके अपनी जो है कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। लिख कर अगर आप फिक्स कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर रहेगी। अब बात यह कि जो प्रायोरिटी है उसको कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, देखो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सेगमेंट वाइज दे रखा है। सेगमेंट वाइज कैसे, जैसे मीडिया हिस्ट्री क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझ में नहीं आ रहा करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये तो लिस्ट है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं 10 जून वाले में 9 क्वेश्चन आए थे, 25 जून वाले में जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले साल 2 पेपर हुए थे, है ना, 10 जून को 25 जून को। तो करंट अफेयर क्वेश्चन 10 जून वाले में 9 पूछे गए, 25 जून वाले में 5 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस किस टॉपिक से आए, मतलब करंट अफेयर में भी टॉपिक्स निकल जाते हैं। तो तुरंत अपने प्रीवियस ईयर के पेपर खोले, मैंने इकट्ठा करके दिए हुए हैं, करंट अफेयर पे गए, तुरंत समझ में आ गया, सीक्वेंस वाइज 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए अच्छा इस तरह क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आईसीटी के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, तो जो पिछले साल पूछे गए हैं वो आपको करने पड़ेंगे पहले, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आईसीटी के टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। इसी तरीके से मीडिया हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा पूछी गई है। मेरे से अगर आप पूछोगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पेपर के अंदर, मीडिया की हिस्ट्री है। मीडिया हिस्ट्री मतलब कि रेडियो की हिस्ट्री, टेलीविजन की हिस्ट्री, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, मीडिया का कॉन्सेप्चुअल पार्ट मतलब कि जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप केवल रट्टा मारने पर फोकस कर रहे हो, तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। बहुत सी टर्म्स पे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन 25 जून वाले में पूछ लिए गए थे। हालांकि इसमें तो ठीक ही थे, 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आ सकते हैं। एवरेज पूरा आप जो है निकाल सकते हैं, प्रायोरिटी यहाँ से कंसिडर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है मीडिया कॉन्सेप्चुअल पार्ट से जो है, यहाँ से दोनों पेपर को मिला के 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि उसका एक पेपर अगर हम निकालें, मतलब ये 10 जून वाले से पूछे गए क्वेश्चन, ये 25 जून वाले से क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका टोटल आ गया। वापस 2 का जो है इसमें डिवाइड कर दो तो ये पेपर आपकी जो है प्रायोरिटी वाइज निकल के आ जाएगा। मतलब कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन, मीडिया लिटरेचर से जुड़े हुए क्वेश्चन, मीडिया हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बराबर है। यानी कि इनको जो है आपको इक्वल प्रायोरिटी के हिसाब से जो है तैयार करना पड़ेगा। सिनेमा की हिस्ट्री भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आए हैं, या अभी रिसेंटली जो मूवीज रिलीज हुई है वो आए हैं। फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, कौन सी वेब सीरीज है या मूवी है, या किसने डायरेक्ट की है। ठीक है, तो 12th फेल मूवी जो है किसकी बायोपिक है। ठीक है, किसने डायरेक्ट की है, तो ये सब चीज़ें भी जो है आ सकती है। तो करंटली जो मूवीज़ हाल ही में रिलीज हुई है उसको भी आप कवर कर सकते हो, और जो मीडिया की हिस्ट्री है वो भी आपको जो है कवर करके सिनेमा की जो हिस्ट्री है वो भी आपको कवर करके जानी पड़ेगी। तो ऐसे करके पूरी प्रायोरिटी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको निकाल के देते हैं, यही आपका एग्जैक्ट सिलेबस है। और ये भी बता दूं कि जो पूरा डिटेल में सिलेबस है मैंने अपनी मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पे डिस्कस करवाया हुआ है। वहाँ से जो आप पूरा फुल लेंथ जो सिलेबस है वो देख सकते हो, उसकी पीडीएफ भी जो आप ले सकते हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन थ्योरी है, एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी है, सिनेमा के अवार्ड्स हैं, मीडिया के अवार्ड्स हैं, पब्लिक रिलेशंस से जो है थ्योरी है। तो ये पूरा जो है आपकी प्रायोरिटी निकल के आती है। मतलब जिसको पीआर की थ्योरी नहीं समझ में आती वो चाहे तो छोड़ सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर पीआर से क्वेश्चन कम है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, हो सकता है कि पीआर के क्वेश्चन 5 पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ के तो जाना बनता ही है। लेकिन जब आपके पास 14 डेज ही रहे हैं, अब आपको ये तय करना हो कि मैं कौन से टॉपिक्स पढूं, तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती जो आपको बता दे कि भैया मेरे को ज़्यादा पढ़ो, इसको छोड़ दो। प्रीवियस ईयर के खुद पेपर जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। यानी कि 25 जून वाले से पीआर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, हाँ एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पीआर से भी जो आप डिसाइड कर पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि पीआर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करके जाना ही चाहिए, इसको छोड़ के जाने वाला सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मीडिया अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए। मीडिया अवार्ड्स में कौन से क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज से क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, 10 जून वाले में भी, 25 जून वाले में क्वेश्चन है। पुलित्जर प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कर लिया। बाकी जो अवार्ड्स हैं उसको जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव क्लास में भी डिस्कस करवाया वो कर लिए। तो ये जो चीज़ें हैं प्रायोरिटी वाइज करते हुए चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से आपके जो है जीके का भी समझ में आ जाता है।
करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन करंट अफेयर के नेचर किस तरह का है, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर खोल के फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन देखो, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह के करंट अफेयर क्वेश्चन जो है रेडी करो। आईटी आईसीटी को मत छोड़ के चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जीके टाइप के क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि भाई जैसे इंडिया के अंदर कितने यूटीज हैं, कितने आपके स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, इसमें हिस्ट्री इकोनॉमी जियोग्राफी वैसे देखे सब पूछा जाता है। हालांकि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। पॉलिटी तो हाई है आपके लिए इंपॉर्टेंट, पॉलिटी के तो मैंने आप सेपरेटली लिखे हुए हैं कि 5-5 क्वेश्चन दोनों ही पेपर में यहाँ जो है पूछे गए हैं। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन है, आईआर से भी क्वेश्चंस हैं। बाकी जो लिटरेचर टाइप के जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज है आपका, ठीक है, तो वैसे जो आपके अवार्ड्स हैं, ठीक है। कल्चर से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है लेकिन कल्चर से क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। कल्चर अलग चीज होती है। लिटरेचर से क्वेश्चन है और हिस्ट्री से क्वेश्चन 0-0 है आपके, ठीक है। तो इसको तो आप काट ही दो, लास्ट समय में इसको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आए भी नहीं है, नहीं पढ़ना। लिटरेचर जिसको समझ में आता हो, पहले से ही काफी सारी बुक्स जानते हो तो लास्ट टाइम में पढ़िए, नहीं तो उसको भी छोड़ के चलिए। कल्चर जिसको समझ में आता हो, ठीक है, कौन से स्टेट का कौन सा जो है डांस फेमस है ये समझ में आता हो, याद होता हो तो कर लीजिए, नहीं तो इसको भी छोड़ लीजिए। ये वाले टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते। इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आईआर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, करने पड़ेंगे। बेसिक इकोनॉमी करनी पड़ेगी, पॉलिटी करनी पड़ेगी। जीके टाइप के क्वेश्चन है, कोई मनोरमा की या लुसेंट की जो भी बुक है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बाकी कोर्स में मैंने काफ़ी अच्छा उसमें जीके भी जितना हो सकता है करवाया है, और उसमें कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट जो हैं हमारे 30 मॉक टेस्ट हैं COQP 17 के, उसमें भी काफ़ी सारे जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रायोरिटी देते हुए आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर आपका काम होगा। और ये पूरा एकदम जो है साइंटिफिक एनालिसिस है यहाँ पे, इसको आप कंसीडर करके चलिए। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करके जाइए। COQP 17 जो आपका पेपर कोड है उसके 30 मॉक टेस्ट आप जरूर लगा के जाइए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका टॉपिक वीक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सारे लगा लिए, तो डेफिनेटली अगर उसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 तो कम से कम सही हो ही जाएंगे लास्ट में भी। और ये COQP 17 के 30 मॉक टेस्ट आपने पूरे कवर कर लिए, इसको रिवाइज भी कर लिया, तो ये तो कंफर्म है कि आपके मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे, ठीक है। बाकी डिपेंड ये करता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, रिवीजन कितनी की है, बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किए हैं। लेकिन नेक्स्ट 14 डेज में अगर आप ये 30 मॉक टेस्ट भी कवर कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो बल्ले बल्ले है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर किसी यूनिवर्सिटी में जो है आप आराम से जो है काउंसलिंग का फॉर्म भर पाएंगे, अच्छे मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके हजारों MCQs ये क्रिएट हो जाते हैं 30 × 75, ठीक है। करीब 2500 क्वेश्चन आपके हो गए ना, 2500 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट वाले करके जा रहे हो। उसके अलावा जितना टाइम मिला टॉपिक वाइज MCQs जो है आपने भी निकाल लिए, तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके जो है कवर हो जाते हैं। और ये जो मैंने अपने यहाँ पे कोर्स भी बना रखा है उसमें भी मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं और जो नोट्स हैं उसको इसी सीक्वेंस में, इसी प्रायोरिटी में जो है आपको दिया हुआ है मीडिया वाले। तो अगर आप वहाँ से भी पढ़ाई करेंगे तो डायरेक्टली आप जो लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसी रिलेवेंसी उसी प्रायोरिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट जो है निकल के आएगा। एकदम ऑप्टिमिस्टिक स्टडी जिसे कहते हैं वो आपकी होगी। तो फिलहाल आई थिंक कि कुछ इंसाइट्स आपको इस वीडियो में मिले हों, और जैसा मैंने कहा कि स्टडी प्लान आपको दिया है उसके हिसाब से आप चलिए। और कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जैसे ही आपकी डिमांड होगी उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।